होंगे। मुझे लगता है कि बिना मांगे इनको मिल जाता होगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अनुप्रिया जी, इस पूरी यात्रा में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय और हक की लड़ाई जो आपके पिताजी से शुरू होकर आप तक आई, इस पूरे यात्रा में आपने कहां तक इस लड़ाई को पहुंचाने का प्रयास किया और कहां तक पहुंची है, और अपना दल को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि 2027 में भी जो चुनाव आने वाले हैं, बड़े निर्णायक चुनाव हैं, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं उस तरफ, उस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि राजनीतिक सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, बाकी आपके मंत्रालय के बारे में भी सवाल लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूं आपके चैनल की 3री वर्षगांठ पे। और जहां तक अपना दल एस की बात है, मेरी पार्टी की विरासत ही सामाजिक न्याय की संघर्षों की विरासत है। और पिताजी के जाने के बाद से मेरी कोशिश यही रही है कि उनकी इस संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाएं। सामाजिक न्याय की लड़ाई ये कोई एक दिन का विषय नहीं है, ना ही कोई ऐसा विषय है कि जिसका एक बार में एक समस्या का कोई हल निकल आएगा। ये एक सतत संघर्ष है, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जो दबे कुचले समाज की है, जिसमें हमारा आदिवासी है, दलित है और पिछड़ा वर्ग है। और मेरी पार्टी ये मानती है कि आज अगर हम सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्रों को देखें, अगर हम विधायिका को देखें, न्यायपालिका को देखें, कार्यपालिका को देखें, और यहां तक कि मैं कहूंगी कि आपका जो मीडिया है उसमें भी देखें, तो हमारे वंचित तबकों की भागीदारी उनकी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। और इसलिए हमारी पार्टी ये मानती है कि सामाजिक न्याय का संघर्ष और मजबूती से आगे बढ़ेगा अगर हम दबे कुचले समाज को विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहां तक कि मीडिया में उचित प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। समय समय पर बहुत सारे मसले उठते रहते हैं और मुझे खुशी है कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम करने का अवसर मिला, मेरी पार्टी को अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी आज हम एक सहयोगी के रूप में हैं, और समय समय पर ऐसे कई मसले हमने उठाए जिसमें मुझे खुशी है कि उसका समाधान भी हमारी सरकार में हुआ। अब एक बहुत बड़ा फैसला जातीय जनगणना को लेकर हमारी सरकार ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मेरी पार्टी लंबे समय से ये मांग कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हमारे सरकार ने उसको स्वीकृत किया और देश में जातीय जनगणना प्रारंभ हुई। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मसले हैं। एक बड़ा विषय था कि जो हमारा ओबीसी कमीशन था, उसके लिए वर्षों तक मांग हो रही थी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, लेकिन वो मांग अनसुनी की जाती रही पूर्ववर्ती सभी सरकारों में। लेकिन हमारी सरकार आई, हमारी पार्टी ने इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले सरकार की जो प्रतिबद्धता है सामाजिक न्याय के प्रति, उसके चलते इस विषय का भी समाधान हुआ। तो ऐसे एक एक करके बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और मैं समझती हूं कि ये संघर्ष आगे चलता रहेगा और तमाम ऐसे मसलों का समाधान होता रहेगा। अनुप्रिया जी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर दिया। इनफैक्ट यहाँ तक कि वेटनरी सेक्टर में भी वो जोर दिया, खैर कि एनिमल हस्बेंड्री में आता है, लेकिन कुल मिलाकर के सुदूर गांव में बैठा अंतिम व्यक्ति अगर एआई का इस्तेमाल होने लगे तो मुझे लगता है कि उसका जीवन बहुत तेजी से बदलेगा, बहुत उसको राहत महसूस होगी। इस दिशा में एआई इम्पैक्ट समिट के होने से पहले मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी जब कोई मीटिंग लेते हैं तो बड़ा डीप पेनिट्रेशन होता है उनका, क्योंकि बहुत सारे सेक्रेटरी जो रिटायर हो गए, जब पदों पर थे तब तो उनकी मजबूरी थी, वो नहीं बताते थे, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं। तो ऐसे तमाम लोगों से बहुत इंटरेक्शन होता है, मेरा बातचीत होती है घंटों घंटे फोन पे। तो वो लोग बताते हैं कि जब वो प्रगति मीटिंग लेते थे तब, या किसी मंत्रालय की मीटिंग लेते थे तब, इवन एक मंत्री ने बताया कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में था, 3 घंटे की मीटिंग चली और मैंने प्रेजेंटेशन दिया, 3 घंटे में उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि यार तुमको तो भारत रत्न देना चाहिए यार, तुम पहले आदमी हो जिसके प्रेजेंटेशन पे सवाल नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी ने, और ऊपर ताली बजाते रहे 1 मिनट तक, तो तुमने काम तो बहुत अच्छा किया। तो एआई समिट को लेकर के हेल्थ के सेक्टर में क्या उनकी योजना है, चाहे आप लोगों ने क्या प्लान दिया, चाहे क्या सजेशन दिए, कुछ उस पर बताएं जरा, अभी हुआ है हाल ही में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इस पर थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी कि हम ऐसे समझें कि भारत जो है, अगर हम केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को देखें
तो हमारी चुनौतियां किसी भी देश से बहुत अलग है, क्योंकि हमारे पास आबादी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। और इसके साथ ही हमारे यहाँ आज डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की भी जितनी बड़ी हमारी आबादी है, उसको देखते हुए उसका अभाव है। और जो हेल्थ के रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी अभाव है। और सबसे बड़ी जो हमारे सामने चुनौती है वो है हमारे पास डुअल बर्डन है, जो गैर संचारी रोग है और संचारी रोग है, दोनों का डबल बर्डन है। तो ये जो भारत की अपनी यूनिक चैलेंजेस हैं, इसको देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करें, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हम कर रहे हैं। हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, हम हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कैसे उनकी संख्या बढ़ाएं, उसके भी हम प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से जो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, यानी इस देश के हर नागरिक को हम किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सेवा है वो सुनिश्चित कर सके। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की यूनिक चैलेंजेस को देखते हुए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, और हेल्थ केयर में हमने इसे इंटीग्रेट किया भी है। और अभी जो हमारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, उसमें भी हमने, चूंकि जब हमने टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया तो हमने हेल्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टूल्स को भी काफी हद तक अपनाया है। हमारे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी ट्यूबरकुलोसिस का। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस का, अगर आप दुनिया के उसमें देखिए तो दूसरा सबसे बड़ा बर्डन आज टीबी का हमारे देश में है, और हमने टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है। तो टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए हमने एआई ड्रिवन टूल्स को इस्तेमाल किया है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि अभी जो हमने सघन अभियान चलाया था, उसमें हमने एआई पावर्ड जो हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस हैं उनका उपयोग किया। इसी प्रकार हमने कॉफ अगेंस्ट टीबी ऐसे टूल्स का यूज किया जिससे हम बहुत सारे ऐसे केसेस को पकड़ पाए जिनको हम अदरवाइज मिस कर सकते थे। तो एआई का ऑलरेडी हमने बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू कर दिया है। हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, ऋषिकेश में, पीजीआई में हमने एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी बना लिए हैं। और जो ये हमारा एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, इसके दौरान हमारे इस एआई के मिशन को इन हेल्थ केयर, इसे आगे बढ़ाने के लिए हमने दो बड़े काम किए। हमारे दो इनिशिएटिव्स जिनका शुभारंभ इसी समिट के दौरान हुआ, सही और बोध। सही एक ऐसा हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है जो एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं या हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको एक गाइडेंस फ्रेमवर्क मिलता है कि कैसे एआई का हेल्थ केयर में रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग करना है। और बोध ये हमारा वो इनिशिएटिव है कि हम कैसे जो क्लिनिकली वैलिडेटेड एआई टूल्स हैं उनका ही उपयोग कर सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हेल्थ केयर की दृष्टि से देखें तो आज ये कोई विकल्प नहीं है, आज ये एक नेसेसिटी है, ये समय की मांग है, और डॉक्टर्स के काम को और ये आसान बना रही है, उनके बर्डन को कम कर रही है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो एआई लिटरेट हो और एआई का अधिक से अधिक उपयोग करके हम हेल्थ केयर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके। और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, जो विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए जरूरी है, हम उसको प्राप्त कर सकें। जैसे किडनी और डायबिटीज दो बीमारी ऐसी है, बच्चा छोटा होता है तब भी उसको पता चल जाता है कि अंकल को शुगर है और पड़ोस में किसी की किडनी खराब हो गई। तो आपने किडनी वॉरियर्स का भी कोई नारा दिया, जैसा कि मुझे पता चला। तो जो भारत को मेडिकल हब बनाने की बात की जा रही है और किडनी वॉरियर्स का नारा जो आपने दिया है, इसको लेकर के कितनी जागरूकता फैलाने की दिशा में काम किया जा रहा है, और किडनी वॉरियर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने बात कही कि हमारे देश के अंदर एक डबल बर्डन है, एक दोहरी चुनौती है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की और कम्युनिकेबल डिजीजेस की। तो ये जो हमारी, मैं आपको एक बार रोक रहा हूँ, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरह के हैं? मुझे लगता है कि कुछ ऐसी डिजीज जो आदमी मतलब लोक इलाज के डर से छुपाता है, नॉन कम्युनिकेबल या क्या? जैसे
हमारी जो गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो अभी आपने जिक्र किया कि डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हृदय रोग है, ये सब हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। और आज क्या है कि ये हमारे जो जीवन शैली खराब हुई है या जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, उसके कारण जो एनसीडीज हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जो आपने किडनी का, क्रोनिक किडनी डिजीजेस की बात कही, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं क्रोनिक किडनी डिजीजेस के लिए। तो इन खतरों से बचाने के लिए हमने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है, क्योंकि हम आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर मूव कर चुके हैं। यानी बीमारी को इलाज करना है, उससे पहले हमें बीमारी की रोकथाम करनी है। और उसके लिए जरूरी है कि हम समय से स्क्रीनिंग करें, जांच करें, अर्ली डायग्नोसिस करें, बीमारी की जल्दी पहचान करें और उसको समय से ट्रीटमेंट पे डालें। तो हमारे देश के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसके आज हम कहते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हमारे देश के कोने कोने में 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हर एक नागरिक जो आज 30 वर्ष की आयु का या उससे अधिक है, महिला हो या पुरुष, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर हमने पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग शुरू की है। हर महिला, हर पुरुष जो 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, उसकी डायबिटीज की जांच हो रही है, हाइपरटेंशन की जांच हो रही है, और 3 प्रकार के जो कॉमन कैंसर्स हैं, ओरल, ब्रेस्ट, सर्विक्स, इसकी प्रारंभिक जांच हमने शुरू कर दी है। तो जांच के माध्यम से अर्ली डायग्नोसिस होती है, और अगर इनका खतरा महसूस होता है तो इसका मतलब कि सीकेडी की तरफ भी वो बढ़ सकता है। तो इस जांच के माध्यम से हम बहुत सारे अनमोल जीवन बचा पा रहे हैं, क्योंकि समय से जांच होना यानी समय से ट्रीटमेंट मिलना। और बहुत सारे देश के करोड़ों की संख्या में नागरिक हैं जो आज हमारे इस कार्यक्रम से, जो हमने खास तौर से एनसीडीज की रोकथाम के लिए बनाया है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो चूंकि मिर्जापुर से आप आती हैं, तो वैसे तो मिर्जापुर की पहचान आपसे भी है, आपके पिताजी ने अपना दल बनाया उससे भी है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्रीय देश की राजनीति में भी है। लेकिन ये जो मिर्जापुर और कालीन भैया आए जो करेक्टर में, इससे कितना जो मिर्जापुर की जो सीरीज आई अस्तित्व में, मुझे लगता है कि उस सीरीज ने भी मिर्जापुर को एक परवान चढ़ाने की बात की, जिससे मिर्जापुर लोगों की जुबान पे आ गया एकदम कोने कोने में देश में। देखिए, ऐसा है कि वेब सीरीज का एक लोगों को शौक होता है, क्रेज होता है, देखते हैं। एक लोगों ने बना दिया, मिर्जापुर नाम उनको अपील कर गया तो बना दिया। लेकिन ये सीरीज जब बनी थी तब भी मैंने कहा था कि मिर्जापुर को आपने जैसा दिखाने, वैसे तो ये काल्पनिक है, लेकिन पूरा काल्पनिक है, काल्पनिक ही है। ना तो वहां कोई कालीन भैया है, ना ही वहां कोई क्राइम है। मेरा मिर्जापुर बेहद खूबसूरत है और बहुत ही सीधे साधे वहां की जनता है, सीधी सादा उनका जीवन शैली है। मिर्जापुर की पहचान चुनार के किले के लिए है, विंध्यवासिनी मंदिर के लिए है, वहां की कालीन के लिए है। मिर्जापुर की पहचान वहां की बोली भाषा के लिए है, वहां की कजरी लोकगीत के लिए है, और बहुत ही साधारण जीवन शैली के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मिनरल स्टेट कहते हैं, वहां भी सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ, और कह सकते हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश को गिट्टी सप्लाई होती है मकान बनने के लिए, और सबसे ज्यादा अगर इस चीज की का प्रोडक्शन होता है, या क्या एक मशीन बोलते हैं जिसको लगा के लोग बोलते हैं, हाँ, क्रशर की जो बिक्री उत्तर प्रदेश में होती है, वो मिर्जापुर से कितना निकाला जा सकता है, इसको ध्यान में रख के होती है। खैर, 2026 के बजट में प्रधानमंत्री जी ने पहले भी हमेशा बार बार बोला है, हेल्थ और फैमिली हेल्थ वेलफेयर, ये सब चीजों को लेकर के। तो जो सर्विक्स कैंसर है उसके लिए जो वैक्सीनेशन है, चूंकि आप खुद महिला हैं, आप खुद जानती हैं महिलाओं के दर्द को बहुत करीब से, तो जो वैक्सीनेशन है उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बेहतरीन पहल हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों अभी बीते 28 फरवरी को ही है। हमारा टीकाकरण कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है और
टीकाकरण कार्यक्रम में हमारा कोहॉर्ट बहुत बड़ा है। 2.5 करोड़ बच्चे हैं और 2 करोड़ 90 लाख महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, जिनको प्रति वर्ष हम अपने जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत उनको 11 किस्म के वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन अभी इसमें एक नई कड़ी जुड़ी है। जो हमारे देश की बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में, यानी ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे कॉमन कैंसर जो है वो सर्विक्स कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, उससे हमारी बच्चियों को, महिलाओं को बचाने के लिए एक वैक्सीन की, एक टीके की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और हमारी सरकार का ये संकल्प ही था कि हम अपने देश की बच्चियों को, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसे खतरनाक कैंसर से बचाएंगे। और इसके लिए 28 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एचपीवी का जो वैक्सीन है उसको लॉन्च कर दिया है। देश के अंदर आज 14 वर्ष की, सबसे पहले हमने 14 वर्ष की बच्चियों से शुरुआत की है, क्योंकि 9 साल से 14 साल के बीच में यह वैक्सीन लगना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 14 साल की बच्चियों को लिया है, जिनकी आबादी आज देश के अंदर 1 करोड़ 20 लाख है। और हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हमारी 14 वर्ष की हर बच्ची को ये एचपीवी का सिंगल डोज का टीका पूरी तरीके से निशुल्क लगाया जा रहा है। ये उन्हें भविष्य के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगा। और मैं सभी से यही कहूंगी कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके घरों में बच्चियां हैं, जिनके आसपास परिवारों में 14 वर्ष की बच्चियां हैं, ये टीका पूरी तरीके से WHO से प्रमाणित है, अनुमोदित है, 100% सुरक्षित है। और दुनिया के 160 देशों में बच्चियों को ये एचपीवी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी बच्ची हो आपके परिवार में या आस पड़ोस में, तो उसको ये टीका किसी भी निकट के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर लगवाइए और उसके भविष्य को सर्वाइकल कैंसर जैसे खतरे से एक सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। अनुप्रिया जी, आप भी राजनीति में बहुत कम समय में आई, आपको परमात्मा ने ऊंचाई दी, आपके पिता और पिताजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत गहरा रहा। और आप उत्तर प्रदेश में भी पार्टनर हैं, केंद्र सरकार में भी आप राजनीतिक सहयोगी हैं, एनडीए की एक प्रमुख सहयोगी दलों में से आप एक हैं, अपनी पार्टी की अध्यक्षा भी हैं। दिल्ली में जब पत्रकारों के बीच प्रेस क्लब में कभी बैठते हैं हम लोग, चर्चा होती है, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री भावी होगा तो आपका भी नाम आता है चर्चा में कि भाई 2-3 नाम है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री आगे बन सकती है चल के, तो अनुप्रिया जी एक प्रमुख नामों में से एक हैं। प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात निश्चित रूप से होती है, क्योंकि आप उनकी सहयोगी दल भी हैं, मंत्री भी हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई से हमारा पहला सवाल शुरू हुआ, कभी कभी उस डायरेक्शन में आपकी बातचीत होती है, या जो समाज के वंचित लोग हैं, जिस लड़ाई को लेकर आपके पिताजी ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उसका पूरा जिम्मा आपके कंधों पर है, तो आप कभी कभी उन दलितों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए या उनके हक में या कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास किया जाए, उसको लेकर के हाल फिलहाल में अभी कभी प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई कि नहीं? और एक और सवाल कि इस दिल्ली की राजनीति में आपाधापी में कितनी बार आप घर जा पाती हैं? मतलब क्षेत्र में तो जाती होंगी, बनारस रात में हो सकता है लौट के आती होंगी, लेकिन घर कितनी बार जाती हैं, कितनी बार रुक पाती हैं आप? देखिए, अब मिर्जापुर को ही घर बना लिया है जी, और मिर्जापुर बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रहती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना रहता है। लेकिन मिर्जापुर के साथ साथ मेरी अपनी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। पार्टी के भी कार्यक्रम नियमित रूप से अलग अलग जिलों में लगते हैं, तो वहां भी जाना होता है। रही बात प्रधानमंत्री जी से हाल फिलहाल में मुलाकात की, तो हाल फिलहाल में तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से जब भी कोई जरूरी विषय रहा है, खास तौर से वंचितों के हक में कोई विषय मेरी पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण है रहा है, तो मुझे कभी समस्या नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, और बात होने के बाद मसलों का समाधान भी हुआ। और मैंने उसके 1-2 उदाहरण दिए भी, उदाहरण मेरे पास और भी हैं। लेकिन किसी भी मसले को लेकर जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी गंभीरता से सुनते भी हैं और समाधान भी मसलों के निकलते हैं। लोग कहते हैं, वैसे मेरी भी कुछ मुलाकातें तो हैं जो मैंने फील किया है, मतलब मैं जब भी उनसे मिला हूं तो मैंने ये फील किया है कि वो उनके जैसा श्रोता मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अभी लोगों को लगता है, मंचों पे भाषण देते हैं कि बहुत बोलते होंगे, लेकिन 1-to-1 में अगर आप प्रधानमंत्री जी से मिलिए तो आप मुंह हैं, वो सिर्फ कान है।
मतलब आप बोलिए, वो सुनेंगे ज्यादा, और आखिर में अगर आप उनसे बार बार पूछें कि सर इसमें क्या डायरेक्शन है, क्या करना चाहिए, तो बहुत संक्षेप में बोलते हैं। बहुत, ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। उनको पॉलिटिकल मंचों पर जैसा आप देखते हैं वैसा जज मत करिए कि वैसे हैं वो, लेकिन आप उनकी सहयोगी दल भी हैं, एनडीए की पार्टनर भी हैं, और मंत्री भी हैं, उनकी कुलीग भी हैं। मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि आप क्या फील करती हैं जब कम्युनिकेट उनसे होता है किसी मुद्दे मसले पर, तो कि कितना मुखर होके बोलते हैं, कितना मुखर होके सवाल करते हैं, या आपका भी यही अनुभव है कि सुनते ज्यादा हैं और सुनने के बाद उनका जवाब आपको अलग तरीके से मिलता है, सेम टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं करते? आप जो बात कह रहे हैं, मेरा अपना अनुभव है कि प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से जब भी किसी भी मसले पर मैं बात करने गई हूँ तो उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना है। ही गिव्स अ पेशेंट ऑडियंस। वो Yes. आपकी बात को सुनते बहुत गौर से हैं, और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि उसमें आगे कुछ हो सकता है तो आपसे चर्चा भी करते हैं। जी। ऐसा भी होता है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस मसले पर बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है। जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर विषय को ऑडियंस देते हैं, और ऐसा नहीं है कि बस सुनने को सुन लिया। ही गिव्स यू रिस्पॉन्स करते हाँ। हैं, और सुन लिया तो उसको करते भी ध्यानपूर्वक हैं, आपकी बात को संज्ञान में लेते भी हैं। आपका एक मंत्रालय तो हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, लेकिन दूसरा मंत्रालय भी आपके पास है केमिकल फर्टिलाइजर का। वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और फर्टिलाइजर सीधे किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो केमिकल है वो भी हमारे जीवन को कितना गहरे तरीके से प्रभावित करता है, अपरोक्ष रूप से लोगों को पता नहीं है, परोक्ष रूप से थोड़ा बहुत मेडिकल और इस सब मेडिसिन के चक्कर में पता चलता है। अपने इस मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कर रही है। देखिए, अन्नपूर्णा देवी जी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और एक मिनिस्टर का इंटरव्यू मैं मंच पे कर रहा हूं और वो आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने अन्नपूर्णा जी से सवाल किया कि जो दूसरा मंत्रालय आपका है वो केमिकल फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर भी किसानों के जीवन में बड़ा रोल अदा करता है, और मैं मानता हूं कि हमारी देश की 60% से ज्यादा लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव डालता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या पॉलिसी चल रही है। आपने बहुत आवश्यक प्रश्न पूछा है। हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और किसान की एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि उसे हर फसली सीजन में समय से उच्च गुणवत्ता का, किफायती दर पे और पर्याप्त मात्रा में उसे खाद उपलब्ध होना चाहिए। और मेरे दूसरे मंत्रालय का जो हमारा उर्वरक विभाग है, उसकी यही कोशिश रहती है कि हम किसानों को खाद समय से उपलब्ध करा सकें। तो अगर हम पिछला फसली वर्ष देखें, जो अभी हमारा रबी का सीजन गया, ये रबी का सीजन चल रहा है, उससे पहले खरीफ का सीजन रहा जी। तो जितनी आवश्यकता, क्योंकि प्रक्रिया, शांति बनाए रखें कृपया प्लीज। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो तमाम राज्यों की हमारे पास हर फसली वर्ष की जो रिक्वायरमेंट आती है, उसका हम एक पूरा मंथली सप्लाई प्लान बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम सारी फर्टिलाइजर कंपनी से कोऑर्डिनेट करके, और जितने हमारे अलग मंत्रालय हैं, जैसे हमारा रेलवे मंत्रालय है, पोर्ट्स एंड शिपिंग है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इन सब से एक बेहतर समन्वय बना के, और राज्य सरकारों के जो हमारे एग्रीकल्चर विभाग हैं उनके साथ समन्वय बना के, और हमारा एक इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसके माध्यम से जो हमारा एक मंथली सप्लाई प्लान हम विकसित करते हैं हर राज्य के लिए, हम उस इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है और जो फर्टिलाइजर का मूवमेंट है, उसको डिजिटली पूरा ट्रैक करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर राज्य में उसकी आवश्यकता अनुरूप किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में जिस किस्म के भी फर्टिलाइजर की जरूरत है वो उनको पहुंच सके। और चाहे हमारा अभी का खरीफ सीजन जो पिछला बीता है वो हो, या हमारा अभी रबी का सीजन हो, डीएपी हो, यूरिया हो, जितनी भी आवश्यकता किसानों की रही है हर राज्य से, उसको हमने पूरा किया है। तो ये रही केमिकल फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर
मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान और कैसे किसानों के भले के लिए प्रधानमंत्री के साथ अनुप्रिया जी काम कर रही हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री का पूरा प्लान आपने बताया, बहुत विस्तार से बताया, बहुत अच्छे से बताया। सामाजिक न्याय की लड़ाई, अपना दल का विजन मिशन, सब अनुप्रिया जी ने बहुत विस्तार से रखा।